Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Welcomes you all for the practical number 2 of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. Today we are going to conduct the practical based on Hamming code. इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने 4 बिट डेटा के लिए 7 बिट वाला हैमिंग कोड कैसे जनरेट किया जाता है ये देखा है, और आज के प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि उस जनरेटेड 7 बिट हैमिंग कोड को अगर हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजा और भेजते वक्त अगर उसके कोई भी एक बीट में अगर एरर होती है तो वो रिसीवर एंड पे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी उसका लोकेशन डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन पे एरर हुई है और वापस उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो हैमिंग कोड इज स्पेशली यूज फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ सिंगल बिट डेटा. सो इन टुडेज प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन हैमिंग कोड विच कैन डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द एरर एंड विच कैन करेक्ट द एरर. So this is our practical number 2 to construct the circuit for 1 bit error correction using Hamming code. So the practical significance of this particular practical is Hamming code is a set of error correction code that can be used to detect and correct bit errors that can occur when computer data is moved or stored due to the limited redundancy that Hamming codes add to the data. They can only detect and correct errors when the error rate is very low. This is the case in computer memory, where bit errors are extremely rare and Hamming codes are widely used. This practical is designed to explain how to correct 1 bit error using Hamming code. तो अभी जो हमारा प्रोग्राम आउटकम्स हैं, प्रोग्राम आउटकम का मतलब हमें पता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टोटल प्रोग्राम आउटकम मीन्स जो डिप्लोमा हमारा कंप्लीट होने के बाद हमें क्या क्या क्वालिटीज़ जनरेट होने चाहिए, और ये जो प्रैक्टिकल आउटकम्स है स्पेशली इस चीज़ के लिए लगने वाले हैं. तो उसमें है डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद में एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, एज वी आर प्लानिंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वी आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू यूज़ द सर्किटरी एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स which are based on broad-based electronics and telecommunication engineering, which are the problems from the broad-based electronics and telecommunication engineering. Finally the engineering tools, यानी हम टूल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जो भी लिमिटेशंस है इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको अंडरस्टैंड करके उस पर हम कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिमूव द लिमिटेशंस. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ क्वालिटीज़ जनरेट हो जाएगी, कुछ कॉम्पिटेंसी जनरेट होने वाली है. तो हम कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हमें जनरेट होंगी वो है मेंटेन द बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, मीन्स एनी काइंड ऑफ 1 बिट एरर वी कैन डिटेक्ट और वी कैन करेक्ट. हम सर्किट को इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद में कनेक्शंस कर सकते हैं, उसके बाद में हम रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं. इफ़ देयर आर सम एरर्स वी कैन करेक्ट दैट एरर्स. हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं और रिज़ल्ट को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं 1 बिट एरर. तो इसीलिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो मैं अभी आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा के दूंगी. उसके बाद में हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज़ हमारे पास गिवन कोड दिया गया है 1011. ये डेटा मुझे ट्रांसमिट करना है. तो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक हैमिंग कोड जनरेट करना पड़ेगा. तो हैमिंग कोड कितने बिट का होता है? 7 बिट का. 7 बिट का हैमिंग कोड जनरेट करने का मैंने कुछ टेक्निक आप लोगों को बताया हुआ था. तो 7 बिट का हैमिंग कोड जनरेट करने के लिए हम पहले इस टाइप से एक ब्लॉक बना लेंगे जिसमें 7 ब्लॉक्स बनाएंगे हम लोग, है ना. और इसका नाम देंगे P1, P2, D3, P4, D5, D6 और D7. ये कैसे जनरेट किए जाते हैं? वाई P1, P2 और P4 ये यही लोकेशन पे आते हैं, ये मैंने इसके पहले वाले प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझाया था.
तो अभी ये जो डेटा है 4 बिट का, ये हमको सिर्फ डी वाले बिट्स में ही रखना है, यानी ये 1 जाएगा यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये नेक्स्ट वाला 1 यहाँ पे और ये वाला 1 यहाँ पे। अब पैरिटी बिट की पोजीशन, यानी यहाँ से हमको पता चला कि 4 बिट डेटा के लिए 3 ही पैरिटी बिट लगती है, लेकिन ये पैरिटी बिट की पोजीशन 1, 2 और 4 लोकेशन पे ही कैसी आई, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे। 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, इसी का मतलब पहला लोकेशन पैरिटी बिट का होता है। 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, यानी सेकेंड वाला लोकेशन भी पैरिटी बिट का रहेगा। 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी फोर्थ वाला लोकेशन पैरिटी बिट का होगा। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये लोकेशन पे हमारे पैरिटी बिट्स होते हैं 7 बिट हैमिंग कोड में। अब अगर मुझे इवन पैरिटी वाला डेटा जनरेट करना है और इस इवन पैरिटी को मुझे ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजना है, तो सबसे पहले इवन पैरिटी वाला डेटा कैसे जनरेट किया जाता है। सो P1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी P1। अब इसके बाद मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को, P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए P1, 1 यानी 1 को लेना है, सेकेंड वाले को छोड़ देना है, फिर से नेक्स्ट वाले को लेना है, यानी 1 1 का डिफरेंस रखना है हमको। 1 को लिया, P1 से स्टार्ट किया, 1 को छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, फिर D5 लिया, फिर D6 छोड़ दिया, फिर D7 लिया। अब आप लिखिए D3 की वैल्यू क्या है 1, D5 की वैल्यू क्या है 1 और D7 की वैल्यू क्या है 1, यानी टोटल मिला के कितने 1 हो गए हमारे पास 1 2 3। लेकिन मुझे तो इवन पैरिटी वाला डेटा चाहिए और इवन पैरिटी के लिए टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे P1 की जगह पे अगर मैं 1 रख देती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। इसका मतलब P1 की वैल्यू मुझे क्या सेट करनी पड़ेगी 1। सो P1 की वैल्यू 1 सेट करने के बाद ही वो इवन नंबर्स में आएंगे, इसलिए P1 का वैल्यू मुझे 1 सेट करना है। अब मुझे P2 के लिए P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रूल क्या कहता है P2, 2 का मतलब 2 बिट्स लेने हैं, लेकिन P2 से स्टार्ट होने चाहिए। तो P2 उसके बाद वाला यानी D3, 2 कंटिन्यूएशन वाले बिट ले लिए, फिर 2 कंटिन्यूएशन वाले छोड़ दिए, यानी P4 D5 छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 2 कंटिन्यूएशन वाले ले लिए, यानी D6 और D7। अब D3 की वैल्यू क्या है 1, D6 की वैल्यू क्या है 0 और D7 की वैल्यू क्या है 1। अब आप टोटल नंबर ऑफ 1 देखिए कितने हैं 1 और 2, यानी ये इवन नंबर में है। अगर ये इवन नंबर में है और मुझे पैरिटी भी इवन चाहिए और ये ऑलरेडी इवन नंबर में है, तो P2 की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा सो दैट इवन नंबर मेंटेन रहे। तो मुझे P2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0, ताकि 1 और 2 यानी ये 2 नंबर जो है ये इवन नंबर, क्योंकि P2 की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ 1 3 हो जाएंगे और वो ऑड हो जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए, हमें इवन पैरिटी चाहिए। इसलिए P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर मुझे P4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P4, 4 का मतलब 4 बिट लेने हैं, 4 कंटिन्यूएशन वाले लेने हैं और 4 छोड़ने हैं, लेकिन P4 से स्टार्ट होने चाहिए। तो P4, D5, D6 और D7। तो P4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। D5 की वैल्यू है 1, D6 की वैल्यू है 0 और D7 की वैल्यू है 1। अब मुझे P4 की ऐसी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सो दैट टोटल नंबर ऑफ 1 ये इवन नंबर आने चाहिए। तो ऑलरेडी 1 और 2 ये इवन नंबर है, तो P4 की भी वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी 0। सो मेरा नया जनरेटेड हैमिंग कोड क्या हो जाएगा P1, P2, D3, P4, D5, D6, D7। तो 7 1 है, 0 है, ये 1 है। अब P4 की वैल्यू क्या आई है हमारी 0। उसके बाद D3 की वैल्यू क्या थी 1, P2 की वैल्यू क्या आई है हमारी 0 और P1 की भी वैल्यू हमारी क्या आई है 1। तो ये जो हमारा नया जनरेटेड हैमिंग कोड है इसको हम ट्रांसमीटर से भेजने वाले हैं कहाँ पे, रिसीवर पे। लेकिन हो सकता है कि ये रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते इसमें कुछ एरर आ जाए और एरर की वजह से इसमें का 1 बिट एरर अगर कहीं से गलत हो गया, यानी 0 की जगह 1 पहुंच गया या 1 की जगह 0 पहुंच गया, तो पहुंचने वाला डेटा करेक्ट है या नहीं है
ये अगर मुझे चेक करना है तो रिसीवर पे हम कैसे चेक करते हैं, यही हमारा आज का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अभी आप देखिए कि जब जब हम ट्रांसमीटर से ये डेटा भेज रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर से डेटा भेज दिया हम लोगों ने, उस वक्त P1 की वैल्यू क्या थी 1, P2 की वैल्यू क्या आई हुई है 0 और P4 की वैल्यू क्या आई है 0। और ये कौन से पैरिटी के लिए हमने जनरेट किया है, इवन। तो अगर हमने इवन पैरिटी का डाटा भेजा है तो इसका मतलब रिसीवर पे जब ये पहुंचेगा तो इसने इवन पैरिटी वाला ही डेटा पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर पहुंचते पहुंचते इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है या एरर क्रिएट हो गया है तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो हमें ये देखना है कि सपोज दिस इज़ P1 P2, ये P1 है, ये P2 है, ये D3 है, ये P4 है, D5, D6 और D7। सपोज पहुँचते पहुँचते D7 तो करेक्ट आया लेकिन D6 0 के जगह पे 1 आ गया, D5 भी करेक्ट आया, P4 0 आया, D3 1 आया, P2 0 आया और P1 1 आया। इसका मतलब हमने ट्रांसमीटर से ये डेटा भेजा और रिसीवर पे मुझे ये डेटा मिला। अब मुझे पता है कि एरर कहाँ पे हुई है, लेकिन ये प्रैक्टिकली रिसीवर को नहीं पता रहेगा ना कि एरर कहाँ पे हुई है। ये अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए हमको पता है, लेकिन जब डेटा एयर से ट्रांसमिट होता है या चैनल से ट्रांसमिट होता है और उसमें अगर 1 बिट एरर हो जाती है तो ये 1 बिट एरर हमें आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, तो रिसीवर पे, यानी ये हो गया हमारा रिसीवर पे फिर से पैरिटी बिट्स को चेक किया जाता है। अब कौन से पैरिटी वाला डेटा भेजा गया था, इवन पैरिटी वाला, तो रिसीवर पे भी इवन पैरिटी के लिए डेटा चेक किया जाता है। अब इवन पैरिटी के लिए कैसे चेक किया जाएगा, तो P1 पैरिटी बिट्स को चेक करना है, तो P1 को चेक करने के लिए कौन कौन सी बिट्स यूज़ होती है, P1, D3, D5, D7। अब आप देखिए P1 फिर एक छोड़ दिया, एक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया, है ना, 1 3 5 7। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू आई हुई है। P1 की वैल्यू है हमारी, या D3 की वैल्यू है हमारी 1, D4 की वैल्यू है D5 की वैल्यू है यहाँ पे 1 और D6 की वैल्यू है, D7 की वैल्यू है हमारी 1 और P1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, P1 की वैल्यू 1। अब आप चेक कीजिए P1 की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओरिजिनल P1 की वैल्यू भी हमारी क्या थी 1 थी और यहाँ पे भी हमारी P1 की वैल्यू क्या मिल रही है 1, क्योंकि इवन पैरिटी वाला डेटा है। तो इसका मतलब करेक्ट डेटा आया हुआ है, डेटा करेक्ट आया है। यहाँ पे भी P1 की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी P1 की वैल्यू 1। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे D3, D5, D7 ये तीनों भी और थी और उसको इवन करने के लिए मुझे क्या लग रहा था यहाँ पे 1। अब 1 लगाने के बाद P1 की वैल्यू क्या आई है 1 और यहाँ पे P1 की वैल्यू भेजते वक्त भी 1, तो डेटा दोनों मैच हो रहा है, ये भी P1 1 है और ये भी P1 1 है। अगर ये करेक्ट है तो एक करेक्शन बीट होता है C1, उसकी वैल्यू मुझे 0 रखनी है। अगर डेटा करेक्ट है तो मैच हो रहा है तो। अब देखिए P2 के लिए हम क्या करते हैं, P2 से शुरुआत करते हैं, 2 कंटिन्यूएशन में लेते हैं, 2 कंटिन्यूएशन वाले छोड़ देते हैं। P2 D3 D4 D5 छोड़ दिया, D6 D7। अब देखिए D3 की वैल्यू क्या है 1, D6 की वैल्यू क्या है 1 और D7 की वैल्यू क्या है 1। तो इसको मुझे अगर इवन बीट करना है तो मुझे P2 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1 रखनी पड़ेगी। P2 की वैल्यू 1 रखूँगी तभी ये इवन नंबर में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए P2 की वैल्यू आ रही है 1, लेकिन ओरिजिनली हमने P2 की वैल्यू क्या भेजी थी 0, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। करेक्ट है, दोनों मैच हो रहे तो C1 इज इक्वल टू 0 करेक्शन बीट, लेकिन अगर इनकरेक्ट है तो C1 इज इक्वल टू 1। उसी टाइप से हम फिर से मैच करने की कोशिश करते हैं हमारा P4। तो P4 वाला जो डेटा है, P4 को कैसे मैच किया जाता है, P4 D5 D6 D7 4 कंटिन्यूएशन में, तो P4 D5 D6 और D7। अब D5 की वैल्यू क्या है 1, D6 की वैल्यू क्या है 1, D7 की वैल्यू क्या है 1, तो P4 क्या आना चाहिए
क्योंकि इवन पैरिटी है, हम इवन पैरिटी के लिए चेक कर रहे हैं। तो 1 2 3 और जब तक चौथा 1 नहीं लेंगे तब तक ये इवन नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब P1 का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1। अब यहाँ पे P4 की वैल्यू क्या है, 1, लेकिन हमने जब डेटा भेजा था तो उस वक्त P4 की वैल्यू क्या थी, 0। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। फिर से इनकरेक्ट का मतलब C3 इज इक्वल टू 1। अब ये जो C1 C2 C3 है, यही हमको बताता है कि हमारे कौन से लोकेशन पे एरर आई है। तो उसको कैसे नोट किया जाता है, करेक्शन है ना। तो एरर बिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एरर बिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C1 C2 और C3। अब C1 की वैल्यू क्या आई है, 0, C2 की वैल्यू क्या है, 1 और C3 की वैल्यू क्या है, 1। और ये 1 1 0 बाइनरी में आप लोगों को पता है, अगर आप 4 to 1 सिस्टम यूज़ करते हैं तो 1 1 0 का मतलब होता है 6। बाइनरी में 1 1 0 का मतलब होता है 6। इसका मतलब 6th बिट में एरर है और हमें पता है कि ये एरर हमने क्रिएट की थी, याद है, हमने 0 से 1 किया था। इसका मतलब 6th नंबर के बिट में एरर है। तो एरर को हमने फाइंड आउट किया, हमको पता चला कि ये 1 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये हमें देखना है बाय यूजिंग XOR गेट। तो उसके लिए हमें एक सर्किट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, इसके बाद में हम प्रैक्टिकल के टॉपिक पे जाएंगे। अभी आप ये यहाँ पे एक सर्किट देखिए, ये जो सर्किट है हमें C1 C2 और C3 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यानी उसका वैल्यू हमको जनरेट करना है। यहाँ पे C1 की वैल्यू अगर 0 आती है इसका मतलब वो LED ग्लो नहीं करेगा। C2 की वैल्यू 1 आती है तो LED ग्लो करेगा। C3 की वैल्यू 1 आती है तो LED ग्लो करेगा। अब यहाँ पे ये जो IC है दैट इज़ 7486 यानी XOR गेट IC होती है। तो यहाँ पे देखिए एक XOR गेट में 3 पिन होती है, 1 2 आर द इनपुट, 3 इज़ द आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 इज़ द आउटपुट। उसके बाद 9 10 इनपुट, 8 इज़ द आउटपुट और 12 13 इनपुट, 11 इज़ द आउटपुट। इस टाइप से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑलवेज पिन को एक्टिवेट या आईसी को एक्टिवेट करने के लिए 14 नंबर के पिन को हमको VCC देना है, 7 नंबर के पिन को हमको ग्राउंड देना है। इसके बाद में हमें पता है कि P1 की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास P1 D3 D5 और D7 होता है, ये 4 बिट होते हैं। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करें, अभी C1 की लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये रहेगा मेरा अभी P1, ये रहेगा मेरा D3 इनपुट में, ठीक है, ये आउटपुट हो गया। फिर ये दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो 3 और 4 को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो ये जो 5 नंबर की पिन है ये रहेगी मेरी D5। फिर ये आउटपुट को, अभी D7 बचा हुआ है तो इसके आउटपुट को इसके एक इनपुट के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 6 नंबर का जो पिन है, ये 6 नंबर का पिन अगर हमने 9 नंबर के पिन के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यानी इसका आउटपुट इसके इनपुट में चला गया। अब एक दूसरा वाला आउटपुट इनपुट बचा है अभी 10 नंबर का पिन, यानी वो हो जाएगा मेरा D7। फिर मुझे C1 या C2 या C3 की लोकेशन कहाँ से पता चलेगी, तो पिन नंबर 8 के साथ में मैं अभी एक LED लगाऊंगी। ये LED यहाँ पे लग गया और इस LED को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगी। जब जब LED ग्लो करेगा वो इंडिकेट करता है 1, जब जब LED ग्लो नहीं करेगा वो इंडिकेट करेगा 0। और ये LED की पोजीशन हमें C1 C2 या C3 की लोकेशन बताते रहेगा। अब जब ये हमें C1 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे P1 वाला वैल्यू देखना पड़ेगा। अगर मुझे C2 फाइंड आउट करना है तो उस वक्त मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, P2 D3 D6 D7। तो उस वक्त ये P2 बन जाएगा, ये D3, ये D6 और ये D7 बनेगा। लेकिन जब मुझे P4 यानी P1 का लोकेशन फाइंड करेंगे तब C1 की वैल्यू फाइंड आउट होती है, P2 वाले के लिए C2 फाइंड आउट होता है और P4 यानी कैसे करते हैं हम, 4 कंटिन्यूएशन P4 D5 D6 और D7। तो ये बन जाएगा P4, ये D5, ये D6 और ये D7 बनेगा। और ये लोकेशन किसकी फाइंड होंगी, C3 यानी ये वाला। तो ये सेम सर्किट हमने अभी सर्किट डायग्राम या सर्किट पे इंस्टॉल किया है, वो अभी हम देखते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं कि ये IC जो है ये हमने यहाँ पे लगा दी है। और इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पिन नंबर 14 है, ये जो IC का पिन नंबर 14 है, ये पिन नंबर जो 14 है ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है VCC के साथ में। तो VCC इज़ 5 वोल्ट। इसके बाद पिन नंबर जो 7 है, ये वाला पिन नंबर 7, दिस पिन नंबर 7, ये वाला, तो ये पिन नंबर 7 जो है ये हमने पूरा यहाँ पे कनेक्ट किया है ग्राउंड के साथ में यहाँ पे, ठीक है। यानी पिन नंबर 14 और पिन नंबर 7 ये हो गया हमारे कनेक्ट। इसके बाद पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, इसके बाद में पिन नंबर 3 एंड 4 को मैंने शॉर्ट किया है। पिन नंबर 3 और 4 को मैंने शॉर्ट किया है यहाँ पे दोनों को। इसके बाद में पिन नंबर 6 को हमने पिन नंबर 9 के साथ में किया है यहाँ से। ये देखिए आप, पिन नंबर ये 6 है, इसको पिन नंबर 9 के साथ में हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमको जो चेक करना है, ये हो गया हमारा पहला वाला बिट, फिर ये सेकंड वाला इनपुट, ये थर्ड वाला इनपुट और ये फोर्थ वाला इनपुट। और ये जो LED हमने लगाया हुआ है 8 नंबर के पिन से, यहाँ पे आपकी 8 नंबर की पिन है, यहाँ से जो LED जा रहा है ये जा रहा है हमारा 15 नंबर के LED पे। तो अभी हमको चेक करना है कि ये LED कब ग्लो होता है और ये LED कब ऑफ होता है। उसके ऊपर से C1, C2 और C3 की लोकेशन हम फाइंड करेंगे। अब आप देखिए, ये जो हमारा इनकरेक्ट वाला डेटा हमारे पास आया हुआ था, उसमें D3 की वैल्यू थी 1, D5 की वैल्यू थी 1, D7 की वैल्यू थी 1, और इनको इवन बिट में कन्वर्ट करने के लिए P1 की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कौन सी है, 1। तो वो हम अभी यहाँ पे रख के देखेंगे और हमारा वैल्यू चेक करेंगे कि C1 की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है, क्योंकि P1 की भी वैल्यू हमारी 1 आई थी, लेकिन आते वक्त हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो अभी हम चेक करके देखेंगे वो वाली सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए D3 1, D5 1, उसके बाद में ये P1 1, P1 के बाद D3 1, उसके बाद में D7 भी, P1 D3 D5 और ये D7, ये सब 1 1 1 1 रखने के बाद C1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0। C1 ग्लो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हम फिर से वैल्यू चेंज करके देखेंगे कि सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आया था। सेकंड कंडीशन में D3 1, ये देखिए D3 1, ये वाला D3 1, D5 1, D7 1, उस वक्त P2 क्या आया हुआ था, 0। अब P2 की लोकेशन कौन सी हो जाएगी, ये हमारा P2 बन जाएगा। जैसे ही मैं P2 को 0 करती हूँ, मेरा आपको आउटपुट चेक करना है। यहाँ पे P2 को 0 करते बराबर मेरा आउटपुट क्या हो गया, ग्लो हो गया, यानी C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उसी टाइप से वापस हम इसको फिर से हाई पे कर देते हैं। अब आप फिर से चेक कीजिए यहाँ पे तीसरे बिट के लिए, P4 के लिए। तो P4 में डेटा क्या क्या आया हुआ था, P4 चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चेक करना है, ये चारों बिट्स। तो P4 0, D5 1, D6 1 और D7 1, यानी 5 6 7 ये तीनों 1 और P4 क्या करना है मुझे, 0। तो देखिए ये P4 को मैंने 0 कर दिया, ये D5 1, D6 1 और D7 1, ये तीनों को 1 1 1 करने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो भी हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब C3 की वैल्यू भी हमारी 1 आ रही है। अगर ये चारों को हम 1 कर देते हैं तो वो 0 आ जाता है आउटपुट। इसका मतलब चारों बिट्स 0, यानी ये 0, यानी C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 1 और C3 की भी वैल्यू 1। तो C3 C2 C1 इन तीनों को अगर हम इस टाइप से एडजस्ट करते हैं तो हमको 6th बिट में हमारा एरर मिलता है, और 6th बिट वाला एरर जो है वो है 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था,
ज़ीरो आना चाहिए था। तो इस टाइप से हम कनेक्शन करने के बाद आप अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग लोकेशंस के लिए एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आप ये सब डाटा चेक कर सकते हैं। अब मैंने एक सिचुएशन चेंज कर दी है, 6 के जगह पे 5th नंबर के बिट पे मैंने एरर क्रिएट कर दी, ठीक है। पहले हमारा डेटा यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 था ओरिजिनल डेटा में, तो यहाँ पे मैंने अभी 0 कर दिया और D6 जो ओरिजिनली 0 था वो 0 ही रखा। अब हम सच में चेक करके देखेंगे कि C1, C2 और C3 की लोकेशन क्या आती है। तो C1 को चेक करने के लिए मुझे किस किस का डेटा चेक करना है, P1, D3, D5 और D7। तो P1 क्या है 1, P1 यानी 1, D3 क्या हो जाएगा 1, D5 क्या हो जाएगा 0 और D7 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 1 0 1। ये डेटा देने के बाद मुझे C1 वाला LED को चेक करना है, वो 0 ग्लो होता है या नहीं होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 1 0 1। तो देखिए ये पहले वाले को मैंने 1 कर दिया, यानी ये P1 हो गया। D3 1 1 1, D5 0 और D7 1। तो ये चारों की पोजीशन देने के बाद C1 वाला डेटा क्या दिख रहा है, मुझे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 = 1 आ जाएगा। वो इस टाइप से हम यहाँ पे लिख देंगे C1 = 1। नेक्स्ट टाइम C2 के लिए मुझे किसको चेक करना है, P2 को। अब P2 को चेक करने के लिए देखिए P2 D3 दो कंटिन्यूएशन में, उसके बाद P4 D5 छोड़ दो और 6 और 7 लेना है। तो P2 की वैल्यू क्या है 0, D3 की वैल्यू क्या है 1, D6 की वैल्यू क्या है 0 और D7 की वैल्यू क्या है 1, यानी 0 1 0 1। ये वैल्यू मुझे अभी प्रोवाइड करनी है और मुझे C2 वाला LED देखना है। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने कर दिया 0, इसको कर दिया 1, फिर से इसको 0 और इसको 1। तो 0 1 0 1 ये करने के बाद हमारा LED ऑफ हो गया। LED ऑफ हो गया, इसका मतलब C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पे हमारी C2 की वैल्यू क्या हो गई है 0, ठीक है। अब हमें C3 की वैल्यू चेक करनी है। C3 की वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, P4 D5 D6 D7। तो P4 की वैल्यू क्या है अभी 0, D5 की वैल्यू भी क्या है 0, D6 की वैल्यू 0 और उसके बाद D7 की वैल्यू 0। अब ये 0 0 0 1 ये देने के बाद C3 को हमें चेक करना है। सो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। तो 0 0 0 1 ये देने के बाद LED हमारा ग्लो कर रहा है, यानी C3 की वैल्यू हमारी आ गई है 1 और हमारा C3 का लेवल हो जाएगा 1। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखिए C3 C2 C1 इस टाइप से हमें एडजस्ट करना है। C3 की वैल्यू आई थी 1, C2 की वैल्यू आई थी 0 और C1 की वैल्यू आई थी 1 1 0 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 1 का मतलब होता है 4 to 1 हिसाब से 4 प्लस दिस 1 यानी 5, यानी 5th लोकेशन पे एरर है, यहाँ पे एरर है, ये हमें पता चला है ना। क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा कौन सा था, ये हमारा 7 बिट वाला हैमिंग कोड ओरिजिनल डेटा था, ये जो हमने भेजा हुआ था 1 0 1 0 1 0 1 और यहाँ पे आते वक्त हमें क्या मिला 1 0 0 0 1 0 1, यानी यहाँ पे हमारा एरर है, ये हमें पता चला। हम इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू might have understood this practical in a nice manner. Thank you so much for watching this video and understanding how we can generate 1 bit error, how we can detect 1 bit error and how we can correct 1 bit error by using this IC 7486 and its parity bits. Thank you so much.